नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम राग की रस्सी कक्षा 5 का पहला अध्याय के प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। इसमें हमने पाठ का पठन और पाठ के कठिन शब्द और संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, उनका लिंक आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं राग की रस्सी के प्रश्न और उत्तर। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो पहला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत भोला भाला था, उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह चिंतित रहते कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अगला है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? तो इसका उत्तर है, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। इसके कुछ और भी उत्तर हो सकते हैं इस प्रश्न के। आप चाहें तो कुछ और उत्तर लिख सकते हैं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका क्या और उत्तर हो सकता है। आप कैसे समझाते अपने बच्चे को। शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया मतलब भेज दिया। तो पहला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? मंत्री ने अपने बेटे को शहर समझदारी और दुनियादारी सीखने के लिए भेजा था, ताकि वो शहर में जाकर समझदारी सीख सके और ये भी सीख सके कि कैसे शहर में कैसे क्या क्या काम होते हैं। उसने अपने भेड़ों को दूसरा प्रश्न है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में क्यों भेजा? मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेजा ताकि वह भेड़ों का उपयोग समझदारी सीख सके कि कैसे भेड़ों का उपयोग किया जाता है, उसकी समझदारी सीख सके। क्योंकि जौ के 100 बोरे लाने के लिए समझदारी की जरूरत थी। भेड़ों के बदले उन्हें बिना बेचे हुए अगर जौ के बोरे चाहिए तो कुछ समझदारी की जरूरत थी, यानी भेड़ों का उपयोग करके कुछ व्यापार करने की समझ उसमें विकसित हो सकती थी, इसलिए उसको भेड़ों के साथ शहर भेजा था। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह से आकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्हें वह जगह क्यों छोड़ दी। तो आप ये अपने घर में कर सकते हैं, ये घर का कार्य है। इसमें आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि वो जहाँ हैं वहाँ रहने से पहले कहाँ रहते थे और वहाँ से वो ये लोग यहाँ क्यों चले आए। ऐसा ही आप अपने पास पड़ोस में कर सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं। जौ एक तरह का अनाज है जिसमें कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा और भूनकर भी खाया जाता है। आपके घर में और स्कूल में बातचीत करें, कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो कुछ और अनाज कौन से हैं? गेहूं है, चना है, ज्वार है, जौ है, बाजरा है, मक्का है। इसके अलावा भी क्षेत्रीय स्तर पर कुछ अलग अलग अनाज होते हैं जिनके नाम आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि अनाज में बहुत सारे अलग अलग तरह के अनाज आते हैं। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पाठ्य पुस्तक गणित की भी हो सकती है, एनवायरमेंटल साइंस की भी हो सकती है, अंग्रेजी की भी हो सकती है, लेकिन रिमझिम एक नाम है। तो नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इस दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। यानी जो नीचे लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा लिखा हुआ है, इनको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में विभाजित करना है और ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखनी है।
तो पहला प्रश्न करते हैं। हमारे पास कुछ शब्द हैं, लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक है, आइए देखते हैं। तो पहला है लेह। लेह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष शहर का नाम है। धातु, ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये धातुओं के समूह को सूचित करता है। धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, इस तरह से। शेरवानी, शेरवानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये विशेष प्रकार की एक परिधान है, एक ड्रेस है जो हम पहनते हैं। भोजन, भोजन एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये भोजन में चावल भी हो सकता है, रोटी भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तांबा, तांबा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि तांबा एक विशेष धातु है। खिचड़ी, खिचड़ी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का व्यंजन है, भोजन का एक प्रकार है। शहर, शहर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी शहरों के लिए प्रयोग किया सकता है। शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, है ना। तो शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है। वेशभूषा, वेशभूषा जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी प्रकार की ड्रेसेस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न था कि प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी थी हमें। तो देखते हैं इसको। जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उसके लिए हमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। तो पहले हम जातिवाचक संज्ञा है हमारी धातु। धातु होती है लोहा, सोना, चांदी। दूसरी जातिवाचक संज्ञा थी भोजन। तो भोजन के प्रकार हैं चावल, रोटी, खीर। अगला है वेशभूषा। तो वेशभूषा में होती है शर्ट, ये शर्ट मैंने पहनी हुई है। साड़ी, कोट। शहर जातिवाचक संज्ञा है शहर, इसके लिए हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। तो मैं आशा करता हूं आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भेद समझ पाए होंगे। आप भोजन के लिए कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लड़की का तो सभी लोहा मान गए, थाना सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही काम करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके उस आओ और उस डब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह आपकी कक्षा का बीरबल होगा। तो आप ये एक्टिविटी अपनी कक्षा में कर सकते हैं। सभी अपने ऐसे से कुछ काम लिख सकते हैं एक चिट के ऊपर जिसके अंदर कोई सूझबूझ भरा काम हो सकता है। सब हम उसके साथ बैठ सकते हैं और एक एक चिट निकाल के देख सकते हैं कि कौन उस काम को हल कर सकता है। तो ये भी आप अपनी कक्षा में करेंगे तो बड़ा ही रुचिपूर्ण होगा, आप करके देखिएगा। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तो प्रश्न ये है, क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो उत्तर है, मंत्री को भेड़ों के बाल उतारकर बेचना तो बहुत पसंद आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर शहर की एक लड़की ने किया तो उसे दुख हुआ, क्योंकि वो अपने बच्चे को समझदार बनाना चाहता था और समझदारी को सीखने के लिए उसे खुद सीखना चाहिए था।
क्योंकि वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था। हालाँकि इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता है कि हाँ, मंत्री जी को वो बात पसंद आई, लेकिन उसने इसीलिए कहा कि एक बार दोबारा उसकी समझदारी की परीक्षा ली जा सके। तो आपके हिसाब से भी कोई एक अलग उत्तर हो सकता है, आप उसे लिख सकते हैं। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए हैं गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? पहला वाक्य है, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। इसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, जीवन आराम से चल रहा है या चल रहा था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह बिल्कुल मूर्ख था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। मैं इसका समाधान निकाल देती हूँ। अपनी चालाकी धरी रह गई। उसकी चालाकी किसी काम नहीं आई। लोनपुगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ठीक है, आपको देखना है होशियार और चालाक में क्या अंतर होता है। होशियार वो अपने अच्छे और बुरे के प्रति जागरूक हो और अपने सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको समझे। चालाक व्यक्ति वह होता है जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मीठी मीठी बातों से दूसरों का इस्तेमाल करता है। चालाक एक नकारात्मक शब्द है, होशियार एक सकारात्मक शब्द है। होशियार व्यक्ति सबके भले के लिए सोचता है, चालाक व्यक्ति केवल अपने भले के बारे में सोचता है। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में आप अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और मुझे भी बताइए कि आप क्या समझ में आया उससे आपको। लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान? दोनों। लड़की समझदार भी थी और बुद्धिमान भी थी, क्योंकि समझदारी से हर बात को सुनती थी, समझती थी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाल देती थी। तो धन्यवाद। इसी के साथ प्रथम पार्ट के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अल्फा प्लस एजुकेशन। धन्यवाद।